ट्रांजिशन मेटल्स। जैसा मैंने कहा, ट्रांजिशन मेटल्स को पढ़ने के लिए एक अलग टेम्परामेंट की जरूरत होती है। ट्रांजिशन मेटल में आपको रिपीटेडली उन रीजंस को याद करना होता है, क्योंकि उनमें ऑब्जर्वेशन ज्यादा है और कनेक्टिविटी पुअर है। तो आपको उस ऑब्जर्वेशन की वजह जो दी गई उसको तैयार करना है। लिखिए, डी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स D block of periodic table contains elements of groups 3 to 12, elements of the groups 3 to 12, in which d orbitals are filled, in which d orbitals are filled, sorry, d orbitals are progressively filled in each of the 4 long periods. In each of the 4 long periods. बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 3 से 12 के बीच में लाए करते हैं। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 4 लॉन्ग पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल उसको बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शॉर्ट पीरियड्स हैं, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन लॉन्ग पीरियड्स हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 3 से 12 तक रहते हैं, जहां डी ऑर्बिटल्स को प्रोग्रेसिवली फिल किया जाता है, और वहां पर हमारे पास 4 लॉन्ग पीरियड हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है। लिखिएगा आगे। These elements do not have monotonous filling of electrons as they have exceptional configurations due to half-filled and fully filled d orbitals. थोड़ा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में जो एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिलता है वो मेनली ट्रांजिशन मेटल्स में मिलता है। उसकी वजह है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए एस से इलेक्ट्रॉन्स पीछे चले जाते हैं। ये पहला अरेंजमेंट है जहां पर आप n-1 ऑर्बिटल्स को ns के बाद भरते हैं। जनरली आप बाहर वाली ऑर्बिटल बाद में भरते हैं, अंदर वाली ऑर्बिटल पहले भरते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स में अंदर वाली ऑर्बिटल बाद में भरते हैं और बाहर वाली ऑर्बिटल्स पहले भरते हैं। इस अरेंजमेंट के कारण जहां जहां हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में हायर स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल्ड विद सर्टेन एक्सेप्शनल अरेंजमेंट्स। आगे लिखिए। एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ F block consists of elements in which 4f and 5f orbitals are progressively filled. They belong to third group and are placed in a separate panel
at the bottom of periodic table. बेटा यहाँ पर हमारी बात समझनी है, हम चाहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी अगर कोई लिमिटेशन हो साथ साथ ठीक हो जाए। हमने कहा इन एलिमेंट्स को 4f और 5f में भरा जाता है, इन सबको थर्ड ग्रुप में प्लेस किया जाता है। पीरियोडिक टेबल मैनेजेबल रहे इसलिए इनको बाहर निकाल के एक सेपरेट पैनल में रखा जाता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ ही पढ़े जाते हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन और आपके पास एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन कहते हैं, वो हम आगे लिखेंगे भी। हमारा यहाँ पर फोकस है कि पहले आपके माइंड में एक पिक्चर आनी चाहिए चैप्टर को पढ़ के कि अच्छा डी ब्लॉक ऐसा होता है, एफ ब्लॉक ऐसा होता है। लिखिए आगे। हाँ जी शाश्वत बोलिए। सर मेरे को डी ब्लॉक की जो आपने लास्ट लाइन लिखवाई थी ना, दीज एलिमेंट्स डू नॉट हैव मोनोटोनस फिलिंग, वो वाली एक्सप्लेन कर दो प्लीज। मोनोटोनस फिलिंग का मतलब होता है D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम D1, D2, D3, फिर क्रोमियम आता है D5, मैंगनीज आता है D5। तो आपके पास D4 नहीं है। मोनोटोनस फिलिंग का मतलब एक रेगुलर पैटर्न में फिलिंग, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। क्लियर है? Okay. लिखिए आगे। The names transition metals and inner transition metals. The name transition metals and inner transition metals are often used to refer to the elements of D and F block respectively. D and F block respectively. तो हमने कहा ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक को कहते हैं और इनर ट्रांजिशन मेटल एफ ब्लॉक को कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स टर्म पहली बार कौन लेकर आए? वो मैंडलीव से जब एक्सटेंड किया गया पीरियोडिक टेबल तो लिखा गया, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आती थी, इसलिए इनको ट्रांजिशन नाम दिया गया। दैट मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज शो ट्रांजिशन from S block to P block through these elements. लिखिए आगे। Originally the name transition metals was derived. Originally the name transition metals was derived from the fact that their chemical properties were transitional. Between those of S and P block elements. Between those of S and P block elements. हमने कहा ओरिजिनली जब पहली बार इनका नाम डेवलप किया गया, फॉलो अभी भी वैसा ही करते हैं, लेकिन तब यहां पर जो फोकस था ट्रांजिशन में वो मेनली प्रॉपर्टी ट्रांजिशन थी एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ। नेक्स्ट लिखिए। नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC transition metals are defined as the metals. Transition metals are defined as metals which have incomplete d subshell, either in neutral atom
either in neutral atom or in their ions. तो हमने कहा हमारे पास डी सब शेल इनकम्प्लीट होना चाहिए, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना डी ऑर्बिटल्स के लिए ट्रांजिशन मेटल कहलाता है। तो अगर डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है तो वो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाएंगे, राइट। लिखिए, दे मस्ट हैव पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, colored ions, and variable oxidation state. तो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल में इनकम्प्लीट डी सब शेल होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड होगा तो कलर्ड आयंस होंगे, और इनर डी और आउटर एस का एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ट्रांजिशन मेटल की फंडामेंटल थ्योरी इनकम्प्लीट डी सब शेल में ये बाकी फीचर भी आ जाते हैं, लेकिन ये करेक्टरिस्टिक फीचर है ट्रांजिशन मेटल के। ट्रांजिशन मेटल्स हैव इनकम्प्लीट डी सब शेल, ड्यू टू दैट दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, which means paramagnetic feature and colored ions. लिखिए आगे, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी of group 12 have fully filled D10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation state. Hence, they are not regarded as transition elements. बेटा आपसे पूछा जाता है स्कूल लेवल एग्जाम में कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। तो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना ग्राउंड स्टेट में ना ही किसी एक्साइटेड स्टेट में। उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, उनके पास पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होता, उनके मेजॉरिटी सॉल्ट कलरलेस होते हैं। इसलिए उनके फीचर में हम सूडो ट्रांजिशन मेटल टर्म ऐड करते हैं। लिखिए आगे, however being the end members of 4D, 5D, 3D, 4D and 5D transition series, 3D, 4D and 5D transition series, their chemistry is studied
along with the chemistry of transition metals. हमने कहा इन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं और ये ट्रांजिशन मेटल के एंड में आने ही आने हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स के साथ स्टडी किया जाता है। ट्रांजिशन मेटल के साथ स्टडी किए जाने की बड़ी वजह इनकी कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग है कि ये ट्रांजिशन मेटल के साथ फिल होते हैं। अभी आपने 3D, 4D, 5D एक बार इन एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं ताकि आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रहें और आप इनके बारे में कुछ चीजें इस पर्टिकुलर पेज से ही याद रख पाए। 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इनमें कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनके नाम सुने हुए नहीं होते, तो थोड़ा कानों को सुना सुना लगे। 4D सीरीज येट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कोबाल्ट नहीं सॉरी कैडमियम। Then we have lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold and mercury. ये फिर पैलेडियम लिखा है, प्लैटिनम आना है, राइट। अभी आपने करना क्या है, इन्हें ग्रुप वाइज तैयार करना है। मैं एक एक दो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। स्कैंडियम ग्रुप इज नोन फॉर फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसलिए कुछ स्कूल ऑफ केमिस्ट्री वाले स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथनम को भी किस कैटेगरी में लेते हैं, आपके पास सूडो ट्रांजिशन में लेते हैं। जिरकोनियम एंड हाफनियम आर नोन फॉर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सिमिलर साइज। लैंथनम और जिरकोनियम पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिमिलर साइज पर आते हैं, इनका साइज सेम। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन आर नोन फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट। आपके पास हर ग्रुप में हर पीरियड में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इन्हीं एलिमेंट्स का है। अगर आपसे ग्रुप 3D में पूछे, पीरियड 3D में पूछे तो क्रोमियम, 4D में मॉलिब्डेनम और 5D में टंगस्टन आता है जिसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। टेक्नीशियम इज द ओनली मैन मेड एलिमेंट, ये अकेला मैन मेड एलिमेंट है जो इस 3D, 4D, 5D में आता है। रेस्ट ऑल आर नेचुरल एलिमेंट्स। आयरन, रुथेनियम और ऑस्मियम किस लिए जाने जाते हैं, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जाने जाते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +6 आती है जो ट्रांजिशन मेटल्स में हाईएस्ट है, राइट। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी +6 +8 आता है, +8 ऑक्सीडेशन नंबर इन रुथेनियम ऑक्साइड RuO4 एंड ऑस्मियम ऑक्साइड OSO4। ऑस्मियम और इरिडियम अपनी डेंसिटी के लिए जाने जाते हैं 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओल्ड वर्जन बुक्स ऑस्मियम को डेंसेस्ट मेटल लिखती हैं, बट बेसिकली इरिडियम है जो स्लाइटली हायर है। निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम अपनी अफिनिटी फॉर हाइड्रोजन के लिए जाने जाते हैं। आप इन्हें हर जगह यूज करते आए हैं हाइड्रोजन के लिए कैटलिस्ट की फॉर्म में। कॉपर, मरकरी, गोल्ड को, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। ये वो मेटल हैं जिनका यूज किसी टाइम में करेंसी में होता था, राइट। नोट कीजिए, स्पेस अच्छा सा देना है, डेकोरेट करना है,
so that you can easily remember these elements. ग्रुप वाइज याद करने हैं हमने. सीरीज सिर्फ 3D इंपॉर्टेंट है ताकि कुछ भी याद हो जाए, एक दो भी याद हो जाए तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज के कारण पढ़ने का ठीक रहेगा. हाँ जी यश बोलिए. वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है या फिर सिर्फ इन तीन सीरीज में से उनका है मेल्टिंग पॉइंट? मतलब जो क्रोमियम और मोलिब्डेनम और टंगस्टन है ये पूरे पीरियोडिक टेबल में इनका हाईएस्ट है या फिर जिनकी एलिमेंट्स की बात करें सिर्फ उन्हीं में हाईएस्ट है? पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है, लेकिन एक सीरीज में अगर आप बोले 3D का हाईएस्ट किसका है तो वो क्रोमियम का है, 4D का हाईएस्ट किसका है तो मोलिब्डेनम का. ऐसे है सर मतलब इन तीनों में भी कोई ऐसा नहीं कि कोई इससे ज्यादा हाईएस्ट हो? वो तो है ही है ना, तभी तो बोल रहा हूँ. आपके ऐसे इन तीनों में तो हाईएस्ट होगा ना. डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है. ठीक है सर. सर एक बार सिमिलर साइज वाला बात दोबारा एक्सप्लेन करना. अभी लिख लो. वो लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन जब पढ़ेंगे तब रिपीट करेंगे. राइट. यस. प्लस सेट ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ रुथेनियम और ऑस्मियम के लिए है. आयरन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है. मैनमेड एलिमेंट सिर्फ टेक्नीशियम है, इसलिए उसी को हाईलाइट किया.
हाँ जी एनी बोलिए। तो जो सेकंड हमारा पीरियड है टाइटेनियम वाला ग्रुप, तो सर उनमें जो आपने सिमिलर साइज लिखे हैं, इन तीनों का सिमिलर साइज है। ये बेटर रहेगी, सिरकोनियम एंड हाफनियम। ओके। हाँ जी शाश्वत। सर जो लैंथनम है हमारे पास, उसको हम लैंथेनाइड्स एफ ब्लॉक में नहीं काउंट करते। नहीं जी, ओके। lanthanide starts from lanthanum, but lanthanum belongs to S block, sorry, D block. एटॉमिक नंबर लिखा लैंथनम का लैंथनम के नीचे। हाँ जी हो गया, चले आगे। अमोल सिंगला डन। हर्षिता कितना रह गया? बस 2 मिनट्स। ओके, हृदेश बोली बेटा। सर थर्ड ग्रुप के लिए कुछ भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? थर्ड ग्रुप में कुछ खास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है रिमार्केबल जिसके लिए उस पर कोई स्पेशल क्वेश्चंस आते हो। ओके सर। यूज तो होते ही है। वेनेडियम आप जानते हो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जाना जाता है। V2O5 कैटालिस्ट है, पर वो कैटालिस्ट सारे ही होते हैं, वेनेडियम भी है। इसलिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसके लिए उनको स्पेशली जाना जाए। चले चलिए लिखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस
सर इनमें हम पहले की तरह वो सेग्रीगेट करके नहीं लिखेंगे, मतलब जैसे ग्रुप वाइज लिखते हैं ना हम पहले तक। ग्रुप वाइज है ही नहीं ना, ट्रांजिशन मेटल में ग्रुप नहीं है, पीरियड्स है। ग्रुप हाँ वाइज सर, तो मैंने आपको बोला है कि आप इसको याद रखें। ओके ट्रांजिशन सर। मेटल में सिर्फ 3D सीरीज इंपॉर्टेंट है और कोई सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, कुछ एलिमेंट के नाम पता हो, सिंबल पता हो, पीरियड पढ़ रहे हो तो पढ़ना है, लिखे। इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, in case of transition metals, trend of atomic radius is irregular. Trend of atomic radius is irregular. It first decreases, then becomes constant, then becomes constant, and towards the end it increases. Towards the end it increases. हमने कहा ट्रांजिशन मेटल में रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है या रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, वो पीरियड के अलोंग स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती। ये ग्राफिकल अपीयरेंस है इसकी, बहुत प्रिसाइज स्केलिंग के लिए नहीं है, आइडिया के लिए, जजमेंट के लिए, क्या ऐसा होता है। तो हमारे पास पहले डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, टुवर्ड्स द एंड इंक्रीज हो जाता है। दैट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस अपीयर्स। लिखिए आगे। इनर d orbitals are filled. Inner d orbitals are filled after filling of outer s orbitals. After filling of outer s orbitals, so increase in screening is balanced by, increase in screening is balanced by increase in nuclear force of attraction, increase in nuclear force of attraction, when pairing of electrons, when pairing of electrons begins. Hence atomic radius, hence atomic radius becomes constant. हमने कहा इनिशियली रेडियस डिक्रीज होता है, वो हम सारे ही जानते हैं, इसमें कुछ खास नहीं हो रहा, वो एस और पी ब्लॉक में भी होता है। लेकिन इसमें जो खास हो रहा है वो रेडियस का कांस्टेंट होना है। रेडियस का कांस्टेंट होना इस पर्टिकुलर सीरीज का सेलिएंट फीचर है। उसकी वजह है कि आउटर एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को पहले भरा जा चुका है और इनर डी ऑर्बिटल्स को बाद में भरा जाता है, जिसकी वजह से जब पेयरिंग स्टार्ट होती है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस करती है। एक वैसे ही डायग्रामेटिक व्यू लेना है खाली, कि हम उसे थोड़ा विजुअलाइजेशन दे पाए। आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल नहीं होते, ना एटम ऐसा होता है। ये सिर्फ अपने देखने के लिए कि हाँ थोड़ा सा हम उसे स्टोरी फॉर्म दे पाए। हमारे पास ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, ये 4s है और ये 3d है। तो 3d में मेरे पास 5 ऑर्बिटल हैं। इन 5 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो आपने इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4 5 तक फिल कर दिया। जब आपने ये रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स फिल किए
तो आउटर 4s में इलेक्ट्रॉन पहले से पड़ा था, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई वो ज्यादा से इंक्रीज हुई क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की पुअर स्क्रीनिंग है। जब आपने यहां इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट की तो पेयरिंग के कारण एक रिपल्शन इंक्रीज हुई और यहां से अट्रैक्शन इंक्रीज हुई क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। तो आपने एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज किया 1 से, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पेयरिंग के कारण रिपल्शन दोनों इंक्रीज हुए। इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। जब हमारे पास ये फैक्टर इंक्रीज हो रहा था तो ये आपके पास इनिशियल जो बिहेवियर था सेम दिखा। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन भरते गए कोई चेंज अपीयर नहीं हुआ। लास्टली जब सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो रिपल्शन फैक्टर डोमिनेट हो गया। रिपल्शन फैक्टर डोमिनेट हुआ इसलिए रेडियस इंक्रीज हो गया। हमने कहा यहां पर आपके पास रेडियस कांस्टेंट चल रहा है। ये कौन से एलिमेंट हैं? अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो ये मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर है। इनका रेडियस नियरली कांस्टेंट है। इनमें इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पेयरिंग की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे रिपल्शन इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब आपके पास पेयरिंग 100% हो जाती है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। तो जिंक का रेडियस कॉपर से बड़ा हो जाता है। हाँ जी, कुछ पूछना इसमें? समझ आई बात? नहीं आई? हमने कहा जैसे जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट होगी वैसे वैसे रिपल्शन स्टार्ट होगी। रिपल्शन स्टार्ट होगी साथ साथ एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इंक्रीज होना रिपल्शन को बैलेंस करेगा। जब आप एंड पर पहुंचे और रिपल्शन पूरी तरह से स्ट्रॉन्गर हो गई तो रेडियस इंक्रीज हो गया। तो हमने कहा टुवर्ड्स द एंड इनर ऑर्बिटल्स आर फुली फिल्ड, सो स्क्रीनिंग डोमिनेट्स एंड रेडियस इंक्रीजेस। लिखिए अगली लाइन। टुवर्ड्स द एंड all inner orbitals are fully filled, so screening dominates and radius increases. Screening dominates and radius increases. हाँ जी अदिति बोलिए। सर जब हमारा पेयरिंग पूरी हो जाएगी कंप्लीट तो उसके बाद तो हमने लिखा है कि स्क्रीनिंग डोमिनेट करेगी तो उससे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगी तो रेडियस डिक्रीज नहीं होगा? नहीं, स्क्रीनिंग डोमिनेट कर गई ना, पेयरिंग सारी हो गई तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड हो गए। एज अ रिजल्ट रिपल्शन बढ़ी और रेडियस इंक्रीज हो गया। ओके, तो इसलिए पहले वो डिक्रीज हुआ क्योंकि वो जो मैं बोल रही हूँ उसकी वजह से हुआ ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो इनिशियली आप कह रही हैं जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जो इंक्रीज इन स्क्रीनिंग है वो स्मॉलर वैल्यू से है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स हायर वैल्यू से है, जैसा पी ब्लॉक में भी होता है। तो सेम ट्रेंड दिखाई दिया हाफ वे तक। हाफ वे के बाद क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर पेयर हो रहे थे इसलिए ऐसा हुआ, पी ब्लॉक में बाहर पेयर होते हैं इसलिए ऐसा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। यहाँ इनर साइड पे पेयरिंग हो रही है जिसके कारण रेडियस इंक्रीज हो जा कांस्टेंट हो जा रहा है। लिखिए आगे। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप radius increases from 3D to 4D. On moving down the group, radius increases from 3D to 4D.
but atomic radius of most of the 5D elements, but radius of most of the 5D elements is equal to 4D due to lanthanoid contraction. Due to lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction is the sharp decrease in atomic radius. Lanthanoid contraction is the sharp decrease in atomic radius from lanthanum to hafnium. From lanthanum to hafnium due to filling of (14) electrons in 4f orbitals which have very poor screening. हमने कहा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक रेडियस 5D और 4D का नियरली सेम हो जाता है और उस एटॉमिक रेडियस के सेम होने की वजह लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। हमने कहा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज है? लैंथेनॉइड के फिल करने से जो कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियस देखने को मिलती है। अभी हमने लिखा 3D 4D 5D सीरीज है, यहां स्कैंडियम टाइटेनियम है, यहां येट्रियम जिरकोनियम है, यहां लैंथेनम और हाफनियम। जब आप एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देख रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड स्कैंडियम इज स्मॉलर देन येट्रियम इज स्मॉलर देन लैंथेनम, टाइटेनियम इज smaller than zirconium is nearly equals to hafnium. Why this happen? क्योंकि आपके पास स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, येट्रियम का 39, लैंथेनम का 57. There is a regular increase in atomic number. यहां पर भी ऐसा ही है 22, 40, लेकिन यहां 72 है। ये जो आपके पास सक्सेसिव एलिमेंट है 21, 22, 39, 40, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आपके पास 4f में एलिमेंट्स आए हैं सीरियम से लेकर लुटेशियम तक। सीरियम का एटॉमिक नंबर है 57, सीरियम का एटॉमिक नंबर है 58, लुटेशियम का एटॉमिक नंबर है 71। तो ये 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए, जिस कारण रेडियस शार्पली स्क्वीज कर गया, क्योंकि f ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग पावर बहुत पुअर थी। राइट, क्लियर है? तो हमने कहा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज शार्प डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लैंथेनम टू हाफनियम। लैंथेनम टू हाफनियम रेडियस का शार्पली डिक्रीज होना और उसकी वजह से 5D और 4D का बराबर हो जाना, दैट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन हुई क्यों? ड्यू टू फिलिंग ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल्स। अब ऐसा क्यों इंपैक्ट लिया हमने? इलेक्ट्रॉन बड़े होंगे तो एटॉमिक नंबर भी तो बड़ा होगा, ड्यू टू वेरी पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं 4f में हुए हैं, जिसका बहुत पुअर स्क्रीनिंग होता है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास देयर इज शार्प डिक्रीज इन रेडियस और एटॉमिक रेडियस
लैंथनम और हाफनियम का एक बराबर, सॉरी जिरकोनियम और हाफनियम का एक बराबर हो जाता है। नोट कीजिए। सर हाँ जी बोलिए। सर मुझे एक चीज नहीं समझ आई, इससे पहले हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन फील करते तो रिपल्शन होगी तो इंक्रीज हो गया रेडियस, अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फील करने के बाद भी रिपल्शन नहीं हो रही और डिक्रीज हो रहा है रेडियस, ऐसा क्यों? मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ पाया। सर इससे पहले जो हमने पॉइंट लिखा था हमने उसमें ये कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन्स फेल हो रहे हैं इसकी वजह से रिपल्शन हो रही है और रेडियस इंक्रीज होएगा, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए लेकिन फिर भी रेडियस डिक्रीज हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हम। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए, इलेक्ट्रॉन्स फिल ऐसी ऑर्बिटल्स में हुए जिन ऑर्बिटल्स की स्क्रीनिंग पुअर होती है, दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। यहां पर भी जब इलेक्ट्रॉन इनिशियली फिल किए गए, जब आपने इलेक्ट्रॉन इनिशियली फिल किए तो उस फिलिंग की वजह से हमारे पास डिक्रीज हुआ था रेडियस। हमारे पास ये 3D में मैंगनीज तक डिक्रीज हो रहा है। जब पेयरिंग स्टार्ट हो रही है तो आउटर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की वजह से, पुअर स्क्रीनिंग से रेडियस डिक्रीज होता है, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। यहां पर क्योंकि आउटर एस में इलेक्ट्रॉन है, अंदर जब पेयरिंग स्टार्ट की तो उसकी वजह से यहां ये इफेक्ट देखने को मिला। ओके सर, क्लियर। राइट। नोट कर लिए दोनों फिगर, चलो आगे।
हाँ जी डन, चले आगे। हाउ मेनी थम्स अप्स? 3 4। चलिए पेज चेंज करो बेटा। हर्षिता हो गया? सो बेटा एटॉमिक रेडियस नॉर्मली डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, अलोंग द सीरीज डिक्रीज होता है। ट्रांजिशन मेटल में दोनों में थोड़ी एनोमली है। जब मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो रेडियस 4D 3D से 4D इंक्रीज हो रहा है, सही है। लेकिन 4D 5D 3D सभी में मिडल ऑफ द सीरीज में रेडियस बराबर है और 4D और 5D का बिल्कुल बराबर है। तो हमारे पास रेडियस डाउन द ग्रुप भी एक्सेप्शन दिखा रहा है 4D to 5D एक्सेप्ट फर्स्ट एलिमेंट, और मिडल ऑफ द सीरीज भी एक्सेप्शन दिखा रहा है बिकमिंग रेडियस टू बिकमिंग कांस्टेंट। आप क्या टूवर्ड्स द एंड सीरीज में रेडियस बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन टूवर्ड्स द एंड रेडियस बढ़ रहा है। इस इंक्रीज की वजह, इस डिक्रीज की वजह लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन है, और इंक्रीज की वजह फुली फिल्ड इनर ऑर्बिटल्स की स्क्रीनिंग है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट। बेटा हम सभी जानते हैं बचपन से ही, अगर हमारे दिमाग में किसी हार्ड मेटल की बात आती है तो वो ट्रांजिशन मेटल की बात आती है। अगर हार्ड मेटल की बात आती है, रादर मेटल की बात आती है, तो एक कॉमन ह्यूमन बीइंग को सबसे पहले आयरन ही याद आता है, जिसको यूज किया जाता है। टू सर्टेन एक्सटेंट हमें गोल्ड सिल्वर याद आ सकते हैं एज अ मेटल। तो बेसिकली मेटल का मतलब ही ट्रांजिशन मेटल होता है एक लेमैन के लिए। बीइंग केमिस्ट्री स्टूडेंट हमारे लिए एस ब्लॉक भी मेटल है, पी ब्लॉक में भी मेटल है, बट एक लेमैन के लिए मेटल का मतलब एक हार्ड सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो। इस कैटेगरी में ट्रांजिशन मेटल आते हैं। लिखिए द ट्रांजिशन मेटल्स, ब्रैकेट्स में लिखिए, with the exception of zinc, cadmium and mercury, with the exception of zinc, cadmium and mercury, are very hard and have low volatility. Are very hard and have low volatility. Their melting and boiling points are high. फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हार्ड मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट ट्रांजिशन मेटल को कहते हैं। अब केमिस्ट्री के स्टूडेंट को इसके बारे में सोचना है कि उसकी वजह क्या है। लिखिए द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स the high melting point of these metals are attributed to the involvement of greater number of electrons from n-1d in addition to the ns electrons in interatomic metallic bonding. हमने कहा हमारे पास
इनकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग है उसमें N-1d और NS दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा क्यों कहा कि इन एडिशन टू NS? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स आर फ्री टू मूव एंड दे आर प्रेजेंट एज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल कौन सा हुआ? NS। तो हमने कहा ट्रांजिशन मेटल में N-1d और NS दोनों मेटेलिक बॉन्ड में शामिल हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है। लिखिए, अकॉर्डिंग टू मेटेलिक बॉन्डिंग, according to metallic bonding, bond strength is favored by small size of kernels, small size of kernel, and higher number of valence shell electrons. हमने कहा हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ को फेवर करता है स्मॉल साइज ऑफ कर्नल, ट्रांजिशन मेटल्स का साइज छोटा ही होता है, और हायर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में N-1d आने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हुआ क्योंकि आउटर डी इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस शेल का हिस्सा, इनर डी इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस शेल का हिस्सा हो गए। एज अ रिजल्ट मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। तो एक अच्छा स्टूडेंट यहां से क्या लेकर चलता है कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर ली कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज फेवर्ड बाय स्मॉल साइज एंड हायर नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी चीज, आपके पास आउटर एस इनर एस होना था, आउटर एस NS होना था, और NS की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आपके पास मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन इन एलिमेंट्स में सिर्फ उस s इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन नहीं है, N-1d की भी कंट्रीब्यूशन है, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाता है। राइट, नोट कीजिए। नहीं, नोट तो कर लिया आपने, एक मिनट आगे चले। इन एनी रो ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, in any row, the melting points of these metals, in any row, melting point of these metals rise to a maximum at D5 or group 6. Except for anomalous values of manganese and technetium, thereafter it falls regularly as atomic number increases.
they have high enthalpies of atomization. They have high enthalpies of atomization. बेटा ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है कितनी हीट देनी है लैटिस में से एटम्स निकालने के लिए। तो एटम्स को फ्री स्टेट में ले जाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। तो हमने कहा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रेगुलरली इंक्रीज होता है और वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है D5 ऑफ ग्रुप 6, उसके बाद रेगुलरली डिक्रीज होता है। तो जो आपको रेगुलर पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है वो इस पर्टिकुलर फैमिली में मिल रहा है 5D। इससे पहले जो ये 4D है, इससे पहले जो ये 3D है, यहां पर भी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज हो जा रहा है, राइट। यहां पर रेगुलरली बढ़ रहा है मॉलिब्डेनम तक, फिर टेक्नीशियम, फिर रोथमियम से फिर डिक्रीज हो जा रहा है। लेकिन आपके जो एग्जैक्ट ऑर्डर देखने को मिल रहा है वो 5D में देखने को मिल रहा है। हमने कहा इसका एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन है, जो मैंने राइट साइड पे लिया है पिक्चर। इसमें जो आपको y एक्सिस पे एंथैल्पीज की वैल्यू दी है ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्राफिकली आपने इसे ड्रॉ करना है कि हीट ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट सिमिलर वे मूव कर रहे हैं। आपके पास जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतनी ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन होगी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में भी मेल्टिंग होनी है और एटमाइजेशन में भी आपने एटम्स को फ्री स्टेट में रिलीज करवाना है। नोट कीजिए। हाँ जी यानी बोलिए। सर क्या आप एक बार टेक्नीशियम और फिर रुथियम के बीच में जो एबनॉर्मल ट्रेंड है उसका रीजन बता दोगे? उसका रीजन मैंने पहले भी नहीं बताया, तो एक बार दोबारा बताने वाले तो बात ही नहीं है। मैंने कहा उनका कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, इट इज ड्यू टू अनडिफाइंड क्रिस्टल लैटिस। इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक लूजली हेल्ड अरेंजमेंट है जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने की वजह इनका लैटिस एनर्जी है जो उनके एक्सेप्शनल बॉन्ड फीचर के कारण देखने को मिलती है। ओके सर। हाँ जी।
आज हो गया। तो हमने कहा यहां पर मेल्टिंग पॉइंट हाई है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हायर होने की वजह स्मॉल साइज ऑफ कर्नल एंड हायर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी वजह से इनकी हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इस चीज का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। नेक्स्ट लिखिए, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी there is an increase in ionization enthalpy. There is an increase in ionization enthalpy along each series of transition elements. Along each series of transition elements from left to right. Due to an increase in nuclear charge, due to an increase in nuclear charge, which accompanies the filling of inner d orbitals. बेटा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन बहुत रेगुलर ट्रेंड नहीं है। लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स और ट्रैक्शन ज्यादा हो जा रही है,
तो आपके पास इनर ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग के कारण आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रांग हो जा रही है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। आगे लिखिए, वैल्यूज ऑफ सक्सेसिव एंथैल्पीज, एंथैल्पी मींस आयनाइजेशन ओनली, उसी की बात हो रही है। वैल्यूज ऑफ सक्सेसिव एंथैल्पीज ऑफ दीज एलिमेंट्स do not increase as steeply as in case of non-transition elements, as steeply as in case of non-transition elements, the variation in ionization enthalpy, variation in ionization enthalpy along a series of transition elements, along a series of transition elements is much less in comparison to, is much less in comparison to variation along a period of, variation along a period of non-transition elements. बेटा नॉन ट्रांजिशन का मतलब है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, यही यहां लिखा है कि इट इज मच लेस एंड हैज लेसर सिग्निफिकेंस इन कंपैरिजन टू नॉन ट्रांजिशन। लेकिन स्कूल लेवल एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं। यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में पूछा जाता है, स्कूल लेवल पर पूछा जाता है, तो वहां के लिए एक दो टेक्निकल टर्म लिख रहे हैं कि ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज नॉट वेरी स्टीप, रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, अभी आगे पहुंच रहे हैं। तो इरेगुलरिटी है, बहुत रेगुलर पैटर्न नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा क्यों हो गया, इसमें बहुत कम क्यों हो गया, तो लेसर सिग्निफिकेंस है। लिखिए आगे, द irregular trend in first ionization enthalpy, irregular trend in the first ionization enthalpy of the metals of 3D series, of the metals of 3D series, thou of little chemical significance, thou of little chemical significance, comma, can be accounted for, can be accounted for by considering that removal of one electron, that removal of one electron alters the relative energies of, alters the relative energies of 4s and 3d orbitals, 4s and 3d orbitals. तो हमने कहा कि जो आपके पास 4s और 3d ऑर्बिटल्स की एनर्जीज हैं वो ऑल्टर हो जाती हैं जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, उसको एक टेक्निकल टर्म दी जाती है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, जो लास्ट की 2 लाइंस में लिखी है। इस चैप्टर में उसे रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कहते हैं,
वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने उसे एक्सचेंज एनर्जी के नाम से पढ़ रखा है। लिखिएगा, आफ्टर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल्स, after removing an electron from 4s orbitals, reorganization of unpaired electron, reorganization of unpaired electron is involved, and reorganization energy is released, and reorganization energy is released. Variation of reorganization energy, variation of reorganization energy is irregular and it depends upon nuclear force of attraction, and availability of unpaired electrons in 3D orbitals. बड़ा ध्यान दीजिएगा, आप मेरी बात पे स्क्रीन पे देखिएगा। बेटा हमने कहा हमारे पास एक फैक्टर है यहाँ जिसे रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। IE1 ग्राउंड स्टेट से है, मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 25 के हिसाब से 3d5 4s2 है। जब आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन की कोशिश करनी है तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकल चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन इन सारी ऑर्बिटल्स के साथ एक्सचेंज एनर्जी शो करता है, उसे रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि 4s का 3d के बीच में है। 3d की आपस में होती तो एक्सचेंज एनर्जी कहते, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी है 4s का इलेक्ट्रॉन 3d के साथ एक्सचेंज हो जाना, रीऑर्गेनाइज हो जाना। इसी तरह हमारे पास कोबाल्ट में रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट में 3 ही हैं, तो उनकी जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो वेरिएबल है। तो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी को फिक्स नहीं किया जा सकता, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को भी फिक्स नहीं किया जा सकता। तो तो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल में जो सेलिएंट फीचर देखने को मिलता है वो फीचर है आपके पास इर्रेगुलरिटी इन ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, और उसकी वजह है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। 3d और 4s का एनर्जी डिफरेंस इतना छोटा है कि आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन 4s का इलेक्ट्रॉन d के साथ इंटरचेंज हो जाता है। उस रीऑर्गेनाइजेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको रेगुलर ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, इसलिए उसकी वैल्यू भी रेगुलर नहीं है। नोट कीजिए।
हाँ जी एनी बोलिए। सर यहाँ पे जो I2 की जो एक्सचेंज एनर्जी की बात हुई, सर यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो सकती इलेक्ट्रॉन्स की? मतलब जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे यहाँ पे, ऐसे फॉर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी इट इज सॉर्ट ऑफ पेयरिंग और ए सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। हम इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि ये प्योरली एक दूसरे की जगह ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ये आपने एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो रहे हैं और उसकी वजह से ये बिहेवियर देखने को मिल रहा है, राइट। कहीं पर पेयरिंग है, कहीं पर आपके पास सिंपल एक्सचेंज है। यस सर। हाँ जी। तो एक्सचेंज एनर्जी की वजह से कंपाउंड में लस्टर या फिर कलर आ सकता है? नहीं, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ये तो मेटल्स हैं बेटा, लस्ट्रस तो ये वैसे ही होते हैं, ओके सर। है ना। मेटल्स हैं तो लस्टर तो इनका स्टैंडर्ड फीचर है। लिखे आगे। अभी हमने एक जनरल ट्रेंड पढ़ा जिसका कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है सिवाय स्कूल एग्जाम के, कि रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी है, इरेगुलरिटी है। अभी हम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 आयनाइजेशन एनर्जी के कंसेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। लिखिए, बाय यूजिंग वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज, by using values of ionization energies, we can comment on the stabilities of nickel and platinum in +2 and +4 oxidation state, in +2 and +4 oxidation states respectively. बेटा निकल का सम टोटल ऑफ I1 एंड I2 कम है और प्लैटिनम का सम टोटल ऑफ I1 to I4 कम है। तो प्लैटिनम +4 में स्टेबल एंटिटीज बनाता है और निकल +2 में स्टेबल एंटिटीज बनाता है। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है K2PtCN6 exist and K2NiCN6 does not exist। तो हमारे पास K2PtCN6 एग्जिस्ट करेगा और K2NiCN6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि निकल के पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की एबिलिटी नहीं होती। यही चीज आप सबने ट्रांजिशन मेटल्स में पढ़ी कि निकल के कंपाउंड्स मेनली +2 में होते हैं और प्लैटिनम के 2 और 4 दोनों में होते हैं। इसलिए प्लैटिनम 2 और 4 दोनों में जा सकता है, लेकिन निकल 4 में नहीं जा पाता, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 4 का जो सम टोटल है वो प्लैटिनम से 2000 किलो जूल ज्यादा है। नोट कीजिए।
हाँ जी, Sir, in nickel I3 it is 8.8. I3 plus I4 8.8 into 10 to the power 3. ये रीजनिंग का क्वेश्चन एंट्रेंसेस में आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, या स्टेटमेंट आ जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट. K2PtCN6 exists and K2NiCN6 does not exist because nickel cannot show +4 oxidation state easily in its compounds. लिखिए आगे. We can compare values of IE1 and IE2 for some transition metals where configuration is responsible for comparison of their ionization enthalpies. हमने कहा कुछ एलिमेंट्स में हाउएवर हम कामयाब होते हैं अल्कलाइन ये अपना ट्रांजिशन मेटल में आयनाइजेशन एनर्जीज के ट्रेंड को लिखने में. इनमें हम आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 कॉन्फ़िगरेशन बेस पर कंपेयर कर सकते हैं. कौन से एलिमेंट है, पॉपुलर एलिमेंट है ये, कौन सी सीरीज के, 3D सीरीज के. हम बात करते हैं वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज. राइट. वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3D3 4s2, क्रोमियम है 3D5 4s1, मैंगनीज है 3D5 4s2. क्योंकि क्रोमियम के पास एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है ताकि वो स्टेबल फुली फिल्ड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर ले. तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी के लिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है. तो क्रोमियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैंगनीज से भी कम है और वेनेडियम से भी कम है, जबकि क्रोमियम का साइज वेनेडियम से छोटा है और मैंगनीज के लगभग बराबर है. जब हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो वेनेडियम में 3D3 4s1 हो जाता है, क्रोमियम में 3D5 हो जाता है और मैंगनीज में 3D5 4s1 हो जाता है. तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की दोनों से ज्यादा हो जाती है. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की दोनों से कम है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की दोनों से ज्यादा है. ऐसा ही देखने को मिलता है जब हम निकल, कॉपर और जिंक को कंपेयर करते हैं. निकल है 3D8 4s2, कॉपर है 3D10 4s1, जिंक है 3D10 4s2.
तो कॉपर की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दोनों से कम है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दोनों से ज्यादा है, क्योंकि वो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी एक्वायर कर चुका है। तो आपके पास हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबिलिटी के लिए सबसे पॉपुलर एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में कॉपर और क्रोमियम ही है। उनकी कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट उनकी आयनाइजेशन एनर्जी में भी देखने को मिलता है। राइट, नोट कीजिए। दोनों में मैंने आयनाइजेशन एनर्जी 1 आमने सामने लिखी है और आयनाइजेशन एनर्जी 2 आमने सामने लिखी है। ऑर्गेनिक की क्या क्या डिस्कशन रह गई थी हमारी? सर अमीन्स की एक ऑब्जेक्टिव रहती थी और प्रीवियस पेपर में। राइट, तो अगली क्लास में अमीन्स करेंगे, क्योंकि संडे को टेस्ट अमीन्स का और कार्बोक्सिलिक एसिड 2 सेक्शन बताए थे आपको। 30 क्वेश्चन अमीन्स पर हैं और 20 क्वेश्चंस एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पर है। आज हो गया सबका? हाँ, 1 आवर टेस्ट तो ही रखेंगे। एक क्वेश्चन आया चैट में, सर द irregularity we are talking about is along the period. Sir, will I2 will remain always greater than I1? Yes, very true. I2 की वैल्यू I1 से हमेशा ही ज्यादा होती है, क्योंकि आप सेकंड कैटायन जो इलेक्ट्रॉन निकालते हो वो कैटायनिक स्पीशीज से निकालते हो, तो उस आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड में कोई एक्सेप्शन नहीं आ सकता। चलिए बाकी अगली क्लास में करते हैं। कोई कंफ्यूजन? कर लिया था नोट सबने?